हेलो बच्चा पार्टी। कैसे आप सभी बच्चे? आई होप सभी बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स पर आप सभी बच्चों का काफ़ी स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा तो चैप्टर 1 का एक फार्मूला चेकलिस्ट, चैप्टर 2 का एक फार्मूला चेकलिस्ट अपलोड हो गया होगा और अब बारी आ रही है चैप्टर नंबर 3 के फार्मूला चेकलिस्ट की। बच्चों, ये चैप्टर कोई डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हम इस चैप्टर को कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं देने वाले। उम्मीद यही है कि 1 घंटे के अंदर अंदर, मतलब प्रॉपर 60 मिनट्स के अंदर अंदर हम लोग इस चैप्टर को अलोंग विद फॉर्मूलाज विद एवरीथिंग इस चैप्टर को फिनिश कर दें। 60 मिनट से ज़्यादा समय हमें इस चैप्टर को देना नहीं है। हमने चैप्टर 1 को सिर्फ आधा घंटा दिया, चैप्टर 2 को 25 मिनट्स दिया क्योंकि वो छोटे छोटे चैप्टर्स थे हिसाब से, बट ये थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसको 60 मिनट्स में निपटा रहे होंगे। अगर आपको फाइनल रिविजन करनी है, ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, अगर आपको फाइनल रिविजन करनी है तो आप इसको 2 x स्पीड पर चलाकर देख सकते हैं। 2 x स्पीड पर जैसे ही आप इसको चला रहे होंगे तो आपका 30 मिनट्स में ही आपका रिवीजन जो है कंप्लीट हो जाएगा। राइट गाइज, तो इसी के साथ साथ यार शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। बच्चों, गाइज माय नेम इज विनोद कुमार बहल। आई एम योर फिजिक्स एडुकेटर, सीईओ एट AVJMS Educare Private Limited, रनिंग स्कूल प्रोजेक्ट इन द्वारका इंटरनेशनल स्कूल एंड विजिटिंग फैकल्टी एट एलन रोहतक। बच्चों, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो अनअकैडमी में हम पढ़ाते हैं, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स यहाँ पर पढ़ा रहे होते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? अब आप अपना यहाँ पर डाउट्स जो है ना, जैसे अभी तक ये पहली बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी कंपनी में हैंड वाला फीचर आया है। आप अपना हैंड रेज करते हैं, आप अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। राइट बच्चा पार्टी, अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं कभी भी किसी भी समय पर, आपको एग्जैक्ट उसका आंसर मिल रहा होगा। प्रोसीजर क्या है? यहाँ पर आपका प्रोफाइल होता है, इसके नीचे आस्क अ डाउट फीचर है, यहाँ पर क्लिक करिए, क्वेश्चन अपलोड करिए, आपको उस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। राइट बच्चा पार्टी, इसके बाद आती है बच्चों बात अनअकैडमी की प्लस फीचर की, जहां पर इंडिया के टॉप एडुकेटर इस एक प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे होते हैं। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन और आंसर राइटिंग सेशन, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज। अब आप अपने घर के कंफर्ट से पढ़ सकते हैं विद प्रॉपर मेंटोरशिप एंड गाइडेंस। बच्चों, अगर आप यहां से देखोगे तो मेरे बहुत सारे बैचेस हैं, यानी कि अभी रिवीजन बैच अभी एक और स्टार्ट होने वाला है 24 सितंबर से। 11th क्लास के लिए अभी कल ही एक बैच स्टार्ट होने वाला है, लेट्स क्रैक फाइनल एग्जाम टर्म 1 एंड टर्म 2। अगर आपने अभी तक एनरोलमेंट नहीं लिया है तो आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए, ऐप में जाकर कोड डालिए VK आर्मी, आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आपको मेरे डेमो सेशन जैसे होता ना, पहले आपको लगता है सर पहले एक बार डेमो ले लेते हैं, तो आप ऐप डाउनलोड करिए, अनअकैडमी स्पेशल क्लास में जाइए, मेरे प्रोफाइल में जाकर विनोद कुमार के नाम से वहां पर ये कोड पूछेगा VK आर्मी, इसको अप्लाई करिए, आपको मेरा सेशन अनलॉक मिल जाएगा। पूरा डेमो ले लीजिए, उसके बाद आप पूरा तरीके से प्रॉपर सोचिए कि क्या ये टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, इनका पढ़ाया वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद आपको ज्वाइन करना है। ऐसे नहीं कि हवा में बस कुछ भी। ओके, देन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक में अगर आप देखते हैं तो यहां मिलता है आपको एक पर्सनल मेंटोर जो आपको पर्सनली गाइड करेंगे, और यहां पर अनअकैडमी के बाकी सारे बेनिफिट्स तो है ही है। स्टडी प्लानर, पेरेंट कंसेप्ट, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, ये सब आपको यहां पर अवेलेबल हो रहा होगा। बच्चा पार्टी, कोड यहां पर भी आपको VK आर्मी ही यूज करना है। जैसे ही आप VK आर्मी कोड यूज करते हैं आपको मिलता है 10% का ऑफ। गाइज, अब सीधा सीधा हम चलेंगे अपने उस पेज की तरफ जिस पेज में हमें यहां पर आपके नोट्स बनाने हैं। राइट बच्चा पार्टी, ठीक है। सो लेट्स मूव टू दैट पेज देन। इसको थोड़ा सा जूम करेंगे बेटा, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे। यस बच्चों, अब देखिएगा बच्चों, सबसे पहले पहले जब भी चैप्टर की शुरुआत होती है बेटा, चैप्टर की जब भी शुरुआत होती है तो मैं आपसे यही कहूंगा बेटा, उस चैप्टर से पहले आपको उसका ओवरव्यू के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। लाइक चैप्टर 3, इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने से पहले आपको इसका ओवरव्यू जानना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है बेटा। सर ओवरव्यू का मतलब? ओवरव्यू का मतलब ये है कि इस चैप्टर में आपको देखिए फॉर्मूला बेस्ड करेंगे, क्विकली रिकैप करेंगे, फॉर्मूला चेकलिस्ट करेंगे, बट आपको थोड़ा बहुत तो समझाया ही जाएगा ना। तो सबसे पहले पहले तो आप इसमें चार्ज के बारे में पढ़ रहे होंगे। जैसे ही आप इसमें चार्ज पढ़ लेते हैं, चार्ज से अपन लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। सबसे पहले पहले हम इसमें चार्ज के बारे में पढ़ रहे होते हैं। चार्ज को हम जैसे ही पढ़ लेते हैं, चार्ज से थोड़ा आगे चलते हैं और फिर हमारे पास आएगा यहाँ पर ओम्स लॉ, ठीक है ना। ओम्स लॉ से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर अपन लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है ना।
अपन लोग जैसे ही रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लेंगे तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन भी कर लेंगे। जैसी रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो हम लोग फिर पढ़ लेंगे अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम लोग फिर पढ़ लेंगे अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या ओम्स लॉ के बाद ही हम लोग ये पहला टॉपिक कर लेंगे, ये दूसरा कर लेंगे, फिर ये तीसरा कर लेंगे, और फिर उसके बाद इसको फोर्थ टॉपिक पे कर लेंगे। पांचवें नंबर पे आपका सेल्स का कॉन्सेप्ट कर लेंगे, और छठे नंबर पे सेल्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद अपना कॉम्बिनेशन कर लेंगे बच्चों। जैसे ही हम इन सब का कॉम्बिनेशन करते, अभी कॉम्बिनेशन में सीरीज भी पढ़ रहे होंगे, कॉम्बिनेशन में पैरेलल भी करेंगे, और कॉम्बिनेशन में मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स भी करेंगे। कॉम्बिनेशन में मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स भी करेंगे। राइट बच्चा पार्टी, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब जैसे ही आप ये करते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, तो इसके जस्ट बाद आपके पास एक चीज आएगी। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के जस्ट बाद बेटा अपन लोग कर रहे होंगे आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बढ़ जाएंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे ही हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज करेंगे तो इसका एक एप्लीकेशन विच इज नोन एज मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज कर लेंगे। मीटर ब्रिज के बाद लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट विच इज पोटेंशियोमीटर। राइट गाइस, विच इज पोटेंशियोमीटर। चलिए भैया 8-9 टॉपिक, अगर हमने हर एक टॉपिक को भी 5-5 मिनट दिए, क्योंकि 5-5 मिनट तो हर एक को नहीं देंगे, कुछ को 5 से बहुत कम, तो कुछ को 5 से 2-3 मिनट ज्यादा भी जा सकते हैं, बट ठीक है, हमें बहुत ही कम समय में इस चैप्टर को निपटाना है, यही अपना मोटिव है, यही अपना एम रहना चाहिए। एक सेकेंड होल्ड करिएगा गाइस, हम थोड़ा सा यहाँ पर अलार्म सेट कर देंगे आधे घंटे का, सो दैट अपने को क्लियर रहे कि भैया अब जो है हमारा चैप्टर आधा हो जाना चाहिए। रीजन क्या है कि तरीके से करेंगे, ठीक है ना, तरीके से करेंगे, अपने को ये बात पता रहनी चाहिए कि इतनी देर में खत्म करना। चलिए सो गाइज मूविंग अहेड, ठीक है ना। अब जैसे हम देख पा रहे हैं करंट के बारे में बात करेंगे। सभी को पता है अगर एक कंडक्टर है, अगर एक कंडक्टर है बच्चे, तो उस कंडक्टर में मतलब उस कंडक्टर मान लेते कुछ लेंथ एल है बेटा, कुछ लेंथ एल है और कुछ ए एरिया है, तो यहाँ पर आपका करंट जो जा रहा होगा, तो करंट कहता है कि कितना चार्ज जा रहा है कितने समय में, तो चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। गॉट इट गाइस, ऐसा करके बात समझ में आ रही है? हाँ जी। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, अब जैसे ये आप देख पा रहे हो, जैसे ये आप देख पा रहे हो, तो आपका एक तो यहां से एवरेज करंट होगा और एक आपका इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब एट दैट इंस्टेंट, मतलब उसी समय पर, और दूसरा आपका एवरेज करंट, मतलब एवरेज कितना। ध्यान से देखेंगे आप, तो आई एवरेज जो बनेगा बेटा वो बनेगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डिटेल में तो मैं इसके ऊपर सारे क्वेश्चंस भी करवा चुका हूं, आज एक फॉर्मूला चेकलिस्ट के थ्रू इसको बहुत जल्दी कर रहे हैं। सो आई इंस्टेंटेनियस बनने वाला है बेटा डी क्यू बाई डी टी। समझ में आ गया? मतलब इस केस में आप ये कह सकते हो, हाँ मतलब इस फॉर्मूले को अगर आपको बनाना है तो आप ऐसा भी बना सकते हो, आई एवरेज इज लाइक आपका डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, जब आपका लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, तो ये बन जाएगा आपका डी क्यू बाई डी टी। तो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका करंट के बारे में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। करंट के जस्ट बाद बेटा अब हम इसकी बात कर रहे होंगे आपका ओम्स लॉ के कॉन्सेप्ट को जान रहे होंगे। ओम्स लॉ क्या बोलता है, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ कहता है बच्चों कि अगर मान लेते हैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर है अपने पास, अगर मान लेते हैं अपने पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है ना, और उसका लेंथ एल है, यूनिफॉर्म कंडक्टर है, इसका लेंथ एल है बेटा, इसका एरिया ए है, आपने इसको आगे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, आपने इसको आगे ऐसा बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो अब ये कहता है कि कुछ शर्तें हैं मेरी, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी जो भी एक्सटर्नल कंडीशंस है वो आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस प्रेशर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो यहाँ से आएगा V बराबर IR। गॉट इट गाइस? यहाँ पर R क्या है? R इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर, जो बेसिकली अपोजिशन है, जो बेसिकली क्या है बेटा, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, और इसके अगर यूनिट के बारे में बात करी जाए तो ये ओम है। तो ये रहा अपना दूसरा फॉर्मूला V बराबर IR। राइट बच्चों, अब इसके बाद रेजिस्टेंस की फैक्टर्स अफेक्टिंग बात करते हैं, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है ना। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब अगर हम इसकी बात कर ले बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, तो इस बात में मैं आपसे सीधा सीधा एक ही बात कहूंगा, दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, resistance is inversely proportional to area of the conductor,
एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, तो R बराबर हो रहा होगा रो L बाय A, जहां पर आपको पता है रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, या फिर इसी को अपन लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चों। R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, ये आपका हो गया। अगर आप यूनिट की बात करी जाए तो यूनिट में रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, ठीक है ना, और रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम। मीटर स्क्वायर से मीटर कटा तो मीटर, ओम मीटर। लेकिन हाँ, खाली रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी नहीं है, यहाँ पर एक आपका जी भी आ सकता है विच इज 1/r विच इज कंडक्टेंस, और एक आता है सिग्मा विच इज 1/ρ कंडक्टिविटी। ओके, दिस इज व्हाट कंडक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस अपोजिशन है तो ये बताता है कितना करंट फ्लो कर सकता है विद द ईज विद करंट फ्लो, और ये आपका कंडक्टिविटी, ठीक है ना। इसका यूनिट अगर देखा जाए तो ये 1/ओम, और यू कैन से आपका ओम की पावर -1 और MHO, और इसको सीमेन भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका यूनिट तो वही 1/ओम मीटर, और आप कह सकते हैं MHO मीटर, या आपका पर ओम पर मीटर, या सीमेन पर मीटर। तो ये है आपके कुछ फॉर्मूलाज, कुछ ऐसा टॉपिक्स, बेसिक टॉपिक्स थे जो आपके बेसिक चीजें, ठीक है ना। ये है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। एक फॉर्मूला तो जान ही लेते हैं। अगर मान लेते हैं, अगर कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है आपसे, किसकी, रेजिस्टेंस की, अगर रेजिस्टेंसेस की कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तब आप क्या कर रहे होंगे, कुछ नहीं, आप सीधा सीधा यहाँ से ऐसा करेंगे कि सर एक रेजिस्टेंस हमने ऐसा कनेक्ट किया, दूसरा कनेक्ट किया, तीसरा कनेक्ट किया। ये एक रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। अब ये सीरीज में कनेक्टेड है। कैसा कनेक्टेड है, सीरीज में। तो R सीरीज जो आता है दैट इज गोइंग टू बी R1 + R2 + R3 बेटा। इसी में दूसरा फॉर्म पैरेलल वाला तो उधर लिखवा रहा हूँ मैं, पहले ही आप इसी में मेरे साथ दूसरा फॉर्म कर लेंगे। सीरीज में R1 + R2 + R3, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है अपने को। बट एक चीज़ और है, एक चीज़ और है बेटा, और वो क्या है, वो कुछ ऐसा सा है बेटा कि अगर सपोज करो, मतलब ये तो पता चल गया करंट सेम होता है सीरीज में और पोटेंशियल अलग अलग होता है। मान लेते हैं n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है, 1 2 3, और ऐसे करते करते n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है। तो इस केस में जो आपका R सीरीज आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी NR। इस केस में जो आपका R सीरीज आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी NR बेटा। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। और अगर यही कॉन्सेप्ट आपका पैरेलल में हुआ और आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि सर ये एक अपना रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है, राइट गाइज। अब आपका 1/R पैरेलल जो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यानी यहाँ पर अगर एक और चीज़ बात उसने पूछ लिया कि सर सेम कॉन्सेप्ट, यानी n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस मेरे ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड है, तब क्या होगा, तो आप सीधा सीधा कहेंगे सर R इक्विवेलेंट जो होगा वो R/n होगा। यहाँ पर NR था, यहाँ पर R/n है। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर हमेशा पोटेंशियल सेम रहता है। एक छोटा सा और फॉर्मूला देने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है ना, तो आप तो सीधा सीधा कहेंगे 1/R पैरेलल बराबर 1/R1 + 1/R2, और यू कैन से R1 + R2 बटा R1 R2 इज 1/R पैरेलल, और R पैरेलल इज R1 R2 ओवर R1 + R2। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ये फॉर्मूला हमेशा आपके काम आएगा, और इस फॉर्मूले से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों, राइट बच्चा पार्टी। तो एक तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था जो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब हम सीधा सीधा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। फॉर्मूले के साथ साथ थोड़ा बहुत तो बताऊंगा ही, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, खाली फॉर्मूला तो 5 मिनट में ही हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब हम जान रहे हैं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। देखो बच्चे, अगर एक कंडक्टर है अपने पास, ठीक है ना, अगर एक कंडक्टर है अपने पास और उस समय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ही नहीं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी एब्सेंट है बच्चे, तो उस केस में आपने सुना होगा कि इसकी जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटीज है, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो रैंडमली कहीं भी ओरिएंटेड है। उस केस में अगर आप देखोगे तो इनकी जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटीज है वो 0 होती है। ऐसा लगता है जैसे एक इलेक्ट्रॉन सामने गया फिर वापस आया, उन्होंने आपस में काट दिया। फिर बोल रहा हूँ, डिटेल चाहिए तो आप मेरे इसी चैनल पर डिटेल में सारी वीडियोस अवेलेबल है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 करके आप उनको पढ़ सकते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पर
इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेजेंट करवाएंगे, जैसे ही आप सेल लगाएंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन पहले जो रैंडमली ओरिएंटेड था, जो पहले इलेक्ट्रॉन कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा रहा था, अब जो आपका इलेक्ट्रॉन है बेटा, अब जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है बच्चे, तो अब ये इलेक्ट्रॉन आपका, एक सेकंड होल्ड करना बच्चों, ये जरा मैसेजेस वाले सीन को बंद कर दे, है ना, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं नहीं तो, ठीक है ना, इसको बंद कर देते हैं, ये रहा, बंद कर दिया। चलो, अब अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उसके ऊपर फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, है ना बेटा। तो अगर आप ऐसा कह रहे हो कि यार उसके ऊपर फोर्स लगेगा ही लगेगा, तो आप सीधा सीधा यहाँ से कह सकते हो कि सर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट भी होगा, ठीक है ना। कोलिजन होता है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, या इलेक्ट्रॉन मेटल की पॉजिटिव आइटम के साथ कोलाइड करेगा, वहां पर एक्सेलरेशन होगा, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, इनिशियल कुछ थी, फाइनल कुछ होगी, इंडिविजुअल की बोल रहा है, एवरेज की भी बात नहीं कर रहा। तो उस केस में आपका जो एक का स्पीड होगा वो ये आ जाएगा u1 प्लस ए टी वन, राइट। फिर ऐसे दूसरे का स्पीड आ जाएगा ऐसे करके। अपने को जो एवरेज होता है ना उसी को ड्रिफ्ट बोलते हैं, कि ड्रिफ्ट कितना हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, तो अपने को तो एवरेज चाहिए फाइनल वाले का, बट ठीक है। सर आपने एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म क्यों लिया, क्योंकि असल में बेटा इफ दिस कोलिजन लास्ट्स फॉर अ वेरी 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 स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, तो ऐसा लगता है जैसे एक्सेलरेशन हो रहा है बट यूनिफॉर्म ही है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, लाइक v1 प्लस v2 प्लस डैश 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 vn, और ये हो जाएगा आपका u1 प्लस, पहले इन सबको ऐड कर दो, un प्लस ए कॉमन लेकर t1 प्लस t2 प्लस डैश 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 tn बेटा। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, अब ना इनको n से डिवाइड कर दीजिए, लाइक यू डिवाइड दिस बाय n, जैसे ही आप इसको n से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 un ओवर n प्लस a t1 प्लस t2 प्लस डैश 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 tn करेंगे, n से डिवाइड करेंगे, ये तो जीरो आ गया था, ये ड्रिफ्ट स्पीड आ गया, ये आ गया आपका एक्सेलरेशन इनटू आपका टाउ। अब बात तो ये आती है कि ये एक्सेलरेशन कहाँ से निकालेंगे, एक्सेलरेशन किसका है, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग कितना रहा था, माइनस ई, राइट, अगर वेक्टर लगा रहे हो तो, और फोर्स क्या होता है एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ई। तो इसका मतलब आपको यही से पता चल जाएगा दैट एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लाइक आपका माइनस ई ओवर एम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब ऐसा लिखते हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आपको वेक्टर्स में चाहिए तो माइनस ई ओवर एम इंटू टाउ, और एल्स अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो फिर माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों, राइट बच्चा पार्टी, यहाँ तक की कहानी क्लियर है अपनी, बिल्कुल सही बात है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में, एक आता है मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक फॉर्मूला आपके पास आएगा, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी मोशन कितना इन्वॉल्व है उसमें, कितना नहीं है। मोबिलिटी होता है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर यू ऐसा ई बाय एम इंटू टाओ अपॉन ई है, तो ई से ई कट जाएगा, तो ये ई टाओ बाय एम। तो अक्सर कभी कभार क्वेश्चन पूछता है कि मोबिलिटी कैसे इंक्रीज करेंगे, तो आप रिलैक्सेशन टाइम, ये जो टाओ है, ये जो टाओ है इसको बोलते हैं बेटा रिलैक्सेशन टाइम। सर ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ये जो टाओ है इसको बोलते हैं बच्चे रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब ये होता है कि दो कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम गैप बच रहा है। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है दो कोलिजन के बीच में कितना टाइम गैप बच रहा है बेटा, सो दिस इज रिलैक्सेशन टाइम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चा पार्टी। अब मेरी बात सुनिएगा आप लोग, अब आप सभी बच्चे मेरी बात सुन लीजिएगा एक बारी, ठीक है ना, सभी बच्चे एक बारी मेरी बात सुन लीजिएगा। जैसे ही आप इस कॉन्सेप्ट को करते हैं बच्चों, आप लोग जैसे ही इस कॉन्सेप्ट को करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सब चीज़, अब एक बार जरा ओवरव्यू वाले शीट पे आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा तेजी से चल रहे हैं तो इसलिए देख तो लेके अभी हमने क्या कर लिया, चार्ज कर लिया, ओम्स लॉ कर लिया, रेजिस्टेंस कर लिया, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज कर लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटीज कर ली। अब सेल्स, फिर उसका कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। बट सेल्स के, सेल का मतलब है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है कुछ, वो भी निकालना है। तो आप देखिए सेल का कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। यहाँ से एक बारी टाइमर को हटा दूं, मैं टाइमर ऑन कर रखा था, जस्ट अ सेकेंड। ये ओके, चलिए आप ध्यान से देखिएगा बच्चे, सेल के कॉन्सेप्ट को करोगे यहाँ पर ना, असल में बेटा अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर आपका
यहाँ पर आपका बैटरी, पहले हम बैटरी की बात करते हैं या सेल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है ना बच्चों, अब तक हमने टर्मिनल पोटेंशियल पढ़ा है, सर्किट क्लोज होता है, सर्किट में करंट जाता है तो अपन लोग पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे होते हैं। बट अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, अब हम टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में नहीं पढ़ रहे, अब हम यहाँ पर इसके ईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे। अब ये ईएमएफ क्या होता है भाई, ठीक है ना, तो ईएमएफ इज लाइक आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। गाइस एक सेकंड होल्ड करिएगा, थोड़ी सी आवाज आ रही है बाहर से, एक सेकंड बच्चों। लेट्स कंटिन्यू गाइस। देखिए, तो आपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपने को पढ़ना था, ठीक है ना, आपने को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ना था। अब यहां पर क्या होता है ना बच्चे, प्लस क्यू से चार्ज जो जा रहा है और ये माइनस क्यू है अगर, तो असल में प्लस क्यू से चार्ज जा रहा होगा, ठीक है ना, हायर से लोअर पोटेंशियल, ये अगर ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो हायर से लोअर तो चार्ज जाता ही है, अगर मान लो बाहर कुछ भी कनेक्टेड है, आपका रेजिस्टेंस कनेक्ट है कुछ भी। लेकिन असल में यार लोअर से हायर में चार्ज भेजने के लिए ना बेटा बैटरी का अपना कंपोजिशन होता है, ठीक है ना, तो बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस है, उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से हायर टू लोअर तो आपका पोटेंशियल जा ही रहा है, लेकिन लोअर टू हायर भी आपका पोटेंशियल जा रहा होता है। तो यहां पर जब चार्ज जा रहा होता है, अब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह अगेंस्ट पोटेंशियल जा रहा है तो वर्क डन जरूर होता है, क्योंकि अपने को तो पता ही है वर्क डन क्या होता है, क्यूवी होता है, अपने को तो पता ही है वर्क डन क्या होता है, क्यू होता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर अगर आप देखोगे बच्चे, तो ईएमएफ जो है दैट इज आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्यू, ठीक है ना, यानी कि प्लस ए बी से जा रहे हो पहले आप, फिर आप बी से ए तक जा रहे हो, तो वर्क डन इन बी टू ए पर यूनिट चार्ज। तो ईएमएफ ये होगा कि एक तो आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसके अलोंग करंट जा रहा था यानी आई आर, प्लस इसके अंदर एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है आई स्मॉल आर, ठीक है ना। तो ई जो होगा वो ये कह सकते हो आप वी प्लस आई आर, या पहले तो यहां से आप आई ले लो, ई अपॉन आर प्लस आर हो जाएगा, ठीक है ना, और ये तो आप कर ही सकते हो। अब बात ये आती है बेटा, देखो आपने केमिस्ट्री में टीचर ने आपको वर्किंग एंड ऑल सब चीज़ पढ़ा चुके होंगे, वो सब चीज़ आपको करवा चुके होंगे, बट यहाँ पर फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स में यहाँ पर आपको बोलेगा कि सर एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं, अपने को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही पढ़ना है यहाँ पर, आपको तो पता ही है उसमें क्या होता है, मतलब अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट है, राइट बच्चा पार्टी, ऐसे करके, और इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले पहले एक तो आपका ये इलेक्ट्रोड है, एक ये इलेक्ट्रोड है बच्चे आपका, और एक और दूसरा ही आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, एक दूसरा भी आपका इलेक्ट्रोड है। अब आप ध्यान से देखो, ये दो इलेक्ट्रोड्स है, मतलब एक इलेक्ट्रोड ये और एक इलेक्ट्रोड ये पॉजिटिव माने ये नेगेटिव, मैंने एक्सटर्नल कुछ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है यहाँ पर आर। अब देखिए बाहर तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाएगा ही जाएगा, बट अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, और ये रीजन समझ में नहीं आता था कि अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव करंट कैसे जाता था, मैंने आपको बैटरी का कंपोजिशन समझा दिया। अब आप यहाँ पर ऐसा कह ही रहे हैं कि सर ई बराबर अपना वी प्लस आई आर, इसका मतलब ई में से ये आई आर माइनस कर दोगे तो वी बच जाएगा, आया ना, तो इसका मतलब ई माइनस, अब आई क्या था, आई वॉज लाइक ई बाई आर प्लस आर, आई वॉज लाइक ई बाई आर प्लस आर, सो ई माइनस ई बाई आर प्लस आर इंटू स्मॉल आर बराबर वी बेटा, इंटू स्मॉल आर बराबर वी, यहाँ से ई कॉमन ले लो, यह आ जाएगा 1 माइनस आर बाई आर प्लस आर विल बी इक्वल्स टू वी, और वी कैन से ई ये आपका आर प्लस आर माइनस आर ओवर आर प्लस आर हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी योर वी। अब आर से आर कट दीजिए तो ई क्या हो जाएगा आपका, वी से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, ये उधर भेज दीजिए आर प्लस आर बाई आर, राइट, ठीक है ना। अब यहाँ से ई बाई वी तो आया ही आया है, दिस इज गोइंग टू बी आर बाई आर प्लस आर बाई आर, ये कट जाएगा, तो ई बाई वी इज गोइंग टू बी बच्चे 1 प्लस आर बाई आर, अपने को स्मॉल आर चाहिए तो ई बाई वी में से 1 माइनस कर दो, ये आर बाई आर हो जाएगा, ई बाई वी माइनस 1 को कैपिटल आर से मल्टीप्लाई कर दो, ये स्मॉल आर हो जाएगा। आई होप यू गाइज आर गेटिंग दिस, ये आपको अच्छे से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, राइट बच्चा पार्टी।
सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, यही वो कॉन्सेप्ट था जो आपको करना था बहुत अच्छे से, तो ये आप लोगों ने कर लिया मेरे साथ, राइट बच्चों। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब सेल्स का कॉम्बिनेशन करेंगे, मतलब सेल सीरीज में कैसे कनेक्ट हो रहा है, पैरेलल में कैसे कनेक्ट हो रहा है, तो अब हम सेल्स का कॉम्बिनेशन कर रहे होंगे बेटा। कॉम्बिनेशन में एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा। असल में बेटा इससे पहले आप ये देखिएगा, यहां पर ना एक कॉन्सेप्ट आएगा, अगर सेल से करंट ऐसा पॉजिटिव से आप निकाल रहे हो तो मतलब ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, यानी E बराबर आपका V प्लस आई आर होगा, और यू कैन से V बराबर E माइनस आई आर होगा इस केस में। और अगर आपका चार्ज हो रहा होगा, करंट आप दे रहे हो, उस केस में E बराबर V माइनस आई आर होगा, यानी V बराबर E प्लस आई आर होगा। गॉट इट गाइस? क्योंकि आपको बड़ी सिंपल सी बात है, जब चार्ज हो रहा है तो करंट जा रहा है, मतलब सर्किट क्लोज है। समझ में आया कि नहीं आया? और जब आपका सर्किट मतलब सर्किट आपका ओपन है, तो उस केस में आपका जो ईएमएफ है वही मैक्सिमम होगा, वो कितना होगा, V प्लस आई आर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल बच्चों। अब जैसे ही आप ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, यहाँ पर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते ही बच्चों हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, ज्यादा तो नहीं, बस थोड़ा सा, और इसके कॉम्बिनेशन की तरफ ही, यानी पहले सीरीज। अब 3-4 चीजें हैं यहाँ पर। एक सेल कनेक्ट किया मैंने, पहले दूसरा कनेक्ट किया, ये मान लेते हैं ए बी, ठीक है ना, ए सी मान लेते हैं इसको, और इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, इसका ईएमएफ E1 मान लेते हैं, इसका ईएमएफ E2 मान लेते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ठीक है ना बेटा, ऐसे करके। अब अगर ऐसी सी बात हो रही है तो अब यहाँ पर करेंगे क्या, समझ में नहीं आ रहा। तो पहले ना आप क्या करोगे, वी ए माइनस वी बी करोगे, क्योंकि रीजन क्या है ना, ये तो हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर है, और यहाँ से आप करंट अगर मान लो निकाल रहे हो आई, तो इसका मतलब डिस्चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट है, तो वो तो क्या रहेगा, ई अपना माइनस आई आर, राइट, और आई आर 1 कर देंगे, आई तो सेम है। फिर दूसरे में अब बी हायर पोटेंशियल पर है, सी लोअर पोटेंशियल है, तो वी बी माइनस वी सी कर लेंगे आप, और वो हो जाएगा E2 माइनस आई आर 2। गॉट इट? अब मुझे तो क्या चाहिए, वी ए माइनस वी सी, मतलब इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एक बड़ा सेल बन गया, ठीक है ना, बड़ी कंपोजिशन का, और उसका कुछ ईएमएफ भी ई इक्विवेलेंट होगा, और उसका कुछ रेजिस्टेंस भी आर इक्विवेलेंट होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने क्या किया, वी ए माइनस वी प्लस वी, देखो माइनस वी प्लस वी भी कट जाएगा, तो दोनों को ऐड ही कर दो सीधा सीधा, प्लस वी बी माइनस वी सी करोगे, तो ये आपका वी ए माइनस वी सी ही बचना है। ये आपका मतलब अगर मुझे वी ए माइनस वी सी चाहिए, वी ए माइनस वी सी चाहिए, तो वो होगा आपका वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी, ठीक है ना, ऐसे करके। तो इस केस में E1 माइनस आई आर 1 प्लस E2 माइनस आई आर 2, गॉट इट? और वी कैन से E1 प्लस E2 माइनस आई कॉमन ले लो, ब्रैकेट में R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब वी ए माइनस वी सी का तो ये क्या ही होगा, इसमें भी तो आपका यही होगा, वी ए माइनस वी सी बराबर ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, लिख दो यहाँ पर, ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। अब अगर आप कंपेयर मारोगे ना, अगर आप कंपैरिजन करोगे ना यहाँ पर, तो आप सीधा सीधा लिख दो ऑन कंपेयरिंग ई इक्विवेलेंट आपका आने वाला है E1 प्लस E2, और आर इक्विवेलेंट आपका आने वाला है R1 प्लस R2, राइट बच्चों? जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन में ई इक्विवेलेंट क्या आएगा, E1 प्लस E2, और आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, R1 प्लस R2। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? यहाँ तक की कहानी आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर है। अब बात यहाँ पर ये नहीं आती कि यहीं पे खत्म हो जाएगी। वो कहेगा सपोज करते, जैसे अभी तक हम करते ही आ रहे, लेट अस n सेल्स कनेक्टेड है सीरीज में, n सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, और वो भी n सेल्स ऑफ EMF ईच, ठीक है ना, n सेल्स तो कनेक्टेड है, बट उन सबका EMF कैपिटल E है सबका। तो उस केस में आपका जो यहाँ पर ऐसा करके जो आपका बन रहा है, उस केस में आप ये कह सकते सर ये E1, ये E2 और ये आपका EN, राइट, ऐसा करके। तो ये E1 E2 ये सब सेम है, तो इस केस में E इक्विवेलेंट जो बनेगा बेटा वो NE बनेगा, और R इक्विवेलेंट जो बनेगा वो NR बनेगा, राइट गाइस? R इक्विवेलेंट जो बनेगा वो NR बनेगा। लेकिन उसने कहा कि सपोज करते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, वन सेल इज रॉन्गली कैलिब्रेटेड। रॉन्गली कैलिब्रेटेड का मतलब समझ रहे हो, कि मतलब टर्मिनल्स उल्टे लग गए, पोलैरिटी चेंज हो गई।
तो उस केस में आपका जो रॉन्गली कैलिब्रेटेड होगा, मान लो ये दो करेक्ट है, ठीक है, तीसरा भी करेक्ट है, चौथा रॉन्गली कैलिब्रेट है, तो आप E4 उसमें से माइनस कर दोगे। या फिर अगर आपका नॉर्मल था तो आप क्या करोगे, एनी में से ई माइनस कर दो, राइट, क्योंकि जितने भी सेल्स है उसमें से एक सेल्स का माइनस हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है आप, राइट। सभी एनी थे, सपोज करते हैं, मान लो इनिशियल एनी है, लेकिन आप इस वाले में कंफ्यूजन आपको होगा तो इसको आप रहने ही देंगे, आप यही से कर लेंगे सीधा सीधा। लाइक अब E2 और E3 ये तो सेम ही है, तो ये दोनों कट जाएंगे, राइट बच्चा पार्टी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। तो ये था आपका सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन। चले भाई सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं एक बारी। सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं एक बारी। अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं बच्चों, तो दो सेल्स होंगे पैरेलल में, वही सॉरी मैंने तो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, सेल्स कनेक्ट करना था, सॉरी गाइज सॉरी, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अभी अभी हम यहाँ पर बड़ी सिंपल से बेटा, यहाँ पर हम बड़ी सिंपल से ऐसा करके दो सेल्स कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल। ओके दिस इज ए एंड दिस इज गोइंग टू बी बी। ये आपका E1 हो गया, ये आपका E2 हो गया, राइट। यहाँ से I1 जाएगा, I2 जाएगा, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगा, और ऐसा करके मतलब अलग अलग होगा, सॉरी। यहाँ पर बच्चों अगर E इक्विवेलेंट चाहिए तो वो E इक्विवेलेंट नहीं मिलता, पूरा तो आपको करना ही पड़ेगा खैर, बट E इक्विवेलेंट E1/R1 प्लस E2/R2 ऐसा करके मिल जाएगा। और अगर n सेल्स है तो डैश 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 En/Rn करो, और 1/R इक्विवेलेंट जो होगा वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश 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 प्लस 1/Rn हो गया। गॉट इट गाइस, ये इस तरीके से मिल गया आपको। तो आपने ये कुछ कॉन्सेप्ट इस तरीके से कर दिया बच्चों, ये आपकी कहानी है। अब यहां पर भी वो ये बोलता है, फॉर एन एग्जाम्पल, n cells are connected in parallel, n cells of EMF E each, n cells of EMF E each are connected in parallel बेटा, are connected in parallel बच्चे, ठीक है ना, are connected in parallel। तो उस केस में जो E इक्विवेलेंट बचने वाला है आपका, वो रहने वाला है आपका E ही रहेगा, बट R इक्विवेलेंट जो रहेगा वो R/N रहेगा। गॉट इट, मतलब पैरेलल में E इक्विवेलेंट जो होगा वो सेम ही रहता है। तो यहां तक करने के बाद हमने सोचा क्यों ना मिक्स्ड ग्रुपिंग पे बढ़ा जाए, हमने सोचा क्यों ना मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पे बढ़ा जाए। तो आइए भैया मिक्स्ड ग्रुपिंग पे पढ़ते हैं, ठीक है ना, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पे चलते हैं। अब अगर मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स करनी है बच्चों तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक सेल है, ये दूसरा है, ठीक है ना, उसके बाद ये तीसरा है। इवन 1 2 3 ऐसे नहीं करेंगे, हम कैसे करेंगे ध्यान से देखना। हम पहले यहाँ पर हम पहले यहाँ पर सेल्स कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा करके n सेल्स कनेक्ट कर रहे हैं एक एक रो में, और ऐसी हमारे पास m रोज है बेटा। हम एक रो में n सेल्स कनेक्ट कर रहे हैं और ऐसी हमारे पास m रोज है। n सेल्स इन ईच रो, और ऐसी हमारे पास कितनी रोज है, m रोज। ठीक से नोट करिएगा बच्चों, टाइमर हटा दे आपका, ठीक है ना। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है, बस 1 मिनट, या राइट, ठीक है। अब देखिए ये कुछ इस तरीके से हो गया बच्चे, n सेल्स और m रोज। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट आएगा R इक्विवेलेंट ऑफ n सेल्स ऑफ ईच रो, R इक्विवेलेंट ऑफ n सेल्स ऑफ ईच रो, क्या होगा बेटा, nr, और E इक्विवेलेंट ऑफ n सेल्स ऑफ ईच रो इन सीरीज, ठीक है ना, वो होगा ne। बट दूसरा स्टेप जो आने वाला है अपना, R इक्विवेलेंट ऑफ m rows of n cells in each row, of n cells in each row बेटा, ठीक है ना, in each row is going to be
एन आर बाई एम, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट हो गया ना, बट ई इक्विवेलेंट क्या रहने वाला है, एन ई ही रहने वाला है। आपको तो पता है कि ई इक्विवेलेंट जो रहेगा, ठीक है ना, आपको पता है आई निकाल लो पहले तो आप, आई क्या निकलेगा, ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से अपन लोग एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भी कनेक्ट कर रहे होंगे। तो आई आएगा आपका एन ई बाई आर इक्विवेलेंट इज लाइक एन आर बाई एम प्लस आर। एक आपको और क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ से, अगर आपसे कभी पूछ लेगा कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम करंट या व्हेन विल बी द मैक्सिमम करंट ड्राइंग अक्रॉस द सर्किट्स, तो आप उस समय कह लेना जो आर एक्सटर्नल है उसको आर इंटरनल के बराबर, और यू कैन से कैपिटल आर को अगर एन आर बाई एम के बराबर कर दिया तो यहाँ से मैक्सिमम करंट हम ड्रॉ कर पा रहे होंगे। वी विल बी एबल टू ड्रॉ मैक्सिमम करंट फ्रॉम हेयर। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। राइट बच्चा पार्टी, क्लियर है यहाँ तक? तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया बेटा, ठीक है ना बेटा, ये कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर हो गया बच्चे। अब इसके बाद एक चीज और देख लेना, इसके बाद एक चीज और देख लेना बेटा, और वो क्या चीज है, और वो कुछ ऐसी सी बात आ जाती है बेटा कि अपना व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाएगा। अब तीन चार चीजें, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, और उसके एक दो केसेस। तो नाउ व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा, अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमें क्या कहता है इसको जरा एक बारी देखा जाए, ठीक है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज हमें क्या कहता है इसको जरा एक बारी देखा जाए बेटा। ये कहता है यार चार रेजिस्टेंसेस, मतलब एक गैल्वेनोमीटर होगा और चार रेजिस्टेंसेस होंगे ऐसे करके, ठीक है ना। एक गैल्वेनोमीटर होगा, चार रेजिस्टेंसेस होंगे, ये आपका गैल्वेनोमीटर का आरजी होगा, ये यू का ये गैल्वेनोमीटर, ऐसे आपका सेल्स में कनेक्ट होंगे। तो जब भी आप यहाँ से, ये ईएमएफ का सेल होगा, यहाँ से आई करंट जाएगा, तो इसने कहा यार हमें ना यहाँ पर वो कंडीशन ढूंढना है जिसमें गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस डिफ्लेक्शन जीरो होगा। मतलब डिफ्लेक्शन अक्रॉस, पूरा लिख लेता हूं यहाँ पर आपके लिए, ठीक है ना। कंडीशन कंडीशन अंडर विच डिफ्लेक्शन अक्रॉस galvanometer is zero, डिफ्लेक्शन अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज जीरो बेटा। वो कंडीशन जिसमें डिफ्लेक्शन अक्रॉस गैल्वेनोमीटर क्या है, जीरो है बेटा। यानी आप कह रहे हैं कि सर आई जी इज जीरो, वो कंडीशन होता है बेटा बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, उसको बोला जाता है बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना। और उस केस में आप कहते हैं कि सर अगर इसका रेजिस्टेंस पी है, क्यू है, आर है और एस है, तो पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस होना चाहिए। अगर इन रेजिस्टेंसेस का रेशियो बराबर है तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, और इस केस में गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस डिफ्लेक्शन जीरो होगा। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का एक छोटा सा एप्लीकेशन होगा हमारे पास, विच इज नोन एज मीटर ब्रिज, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मीटर ब्रिज कहेंगे बेटा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मीटर ब्रिज कहेंगे। तो अब आप मीटर ब्रिज को देख लीजिए एक बारी। ये मीटर ब्रिज क्या है बेटा, तो ये कुछ ऐसा सा डिवाइस होता है, ठीक है ना। ये इसका ही एप्लीकेशन है, एक मीटर की तार होगी यहाँ पर बीच में, ये भी आपका एक अननोन रेजिस्टेंस को ही निकालने की हेल्प आएगा हमारा, मतलब ये भी आपका एक अननोन रेजिस्टेंस को निकालने की ही हेल्प कर रहा होगा हमारी, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक तो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर होगा और एक आपका अननोन रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। ये आर नोन है, अपने को पता है, एक मीटर की ऐसी तार होती है, ठीक है ना। और यहाँ से अपना एक स्केल लगा होता है एक मीटर का, यहाँ से आपका गैल्वेनोमीटर लगा होता है पहले, और फिर उसके बाद आपकी जॉकी लगी होती है। गैल्वेनोमीटर लगा होता है, फिर उसके बाद आपकी जॉकी लगी होती है। तो यहाँ भी नल पॉइंट अचीव होता है, मतलब वो पॉइंट जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होता है। तो एक अगर एल है तो दूसरा 100/L। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है बेटा कि इसका रेजिस्टेंस पी लेते हैं, इसका क्यू ले लेते हैं, और व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग पी बाई क्यू जो होता है वो आर बाई एस होता है। बट हेयर पी का जो रेजिस्टेंस होता है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसका 100 माइनस एल के, तो ये आर बाई एस हो जाता है। और अगर अपने को एस चाहिए होता है तो एस होता है 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर बेटा। ये है अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज, जो कि एक पोटेंशियोमीटर का एक जो मतलब जो व्हीटस्टोन ब्रिज का एक एप्लीकेशन। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर यानी पोटेंशियोमीटर, मैंने 1 घंटा कहा था, बट मुझे लगता है कि 40 मिनट मतलब 45 मिनट से भी पहले ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया,
ठीक है ना। तो बढ़िया है, जितना जल्दी हो पाएगा उतना ही जल्दी आपका क्विक रिकैप भी होता रहेगा। चैप्टर 4 भी इसका आ रहा होगा, चैप्टर 5 भी, चैप्टर 6 भी। टर्म 1 का तो अभी एटलीस्ट आ ही जाएगा आपके पास, राइट। अभी ही मतलब आज ही में टर्म 1 का आपके पास एटलीस्ट आ जाएगा, राइट। सो नाउ पोटेंशियोमीटर अगर आप ध्यान से देख पाओगे, अगर आप ध्यान से देख पाओगे बच्चे, तो पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट तो हमने यहाँ पर ऐसा है कि ये भी ना एक 4 से 10 मीटर की वायर का एक डिवाइस होता है जनरली, ठीक है ना। तारों को जोड़ने के लिए थिक कॉपर स्ट्रिप्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से उनका रेजिस्टेंस बहुत कम हो और वो हम कंसिडरेशन में ना ले, राइट। ये भी कुछ ऐसा सा ही एक मतलब लकड़ी के फट्टों सा ऐसा बना होता है, ठीक है ना। ये किसके काम आता है, एक तो ना ये पोटेंशियोमीटर क्या है, इसको आप कह सकते हो एक आइडियल वोल्ट मीटर। जनरली आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो आप इसको एक आइडियल वोल्ट मीटर की तरह ट्रीट कर सकते हो, आप इसको एक आइडियल वोल्ट मीटर कह सकते हो। रीज़न क्या है कि इसका यहाँ पर जो है ना, ये एक अगर अननोन ईएमएफ को मेजर करता है ना, तो बहुत एक्यूरेटली मेजर करता है। तो इसमें आपको मतलब विदाउट ड्रॉइंग द करंट अक्रॉस द सर्किट, तो ये मतलब इसमें आपको कोई डाउट ही नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। यहाँ से तार जा रही होगी हमारी कुछ इस तरीके से, एक ये जाएगा और एक यहाँ से तार चली जाएगी। और ये क्या है, ये वुडन के बॉक्सेस टाइप होते हैं, जब आप स्कूल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, प्रैक्टिकल्स में तो यही यूज़ होता है पोटेंशियोमीटर के हिसाब से आपका ये। अब इसमें क्या होता है ना, इसको हम दो तरीके के लिए यूज़ करते हैं, एक तो कंपैरिजन ऑफ, ठीक है ना, एक तो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, और दूसरा बेटा, दूसरा बच्चे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अभी जो आपने इलेक्ट्रोलाइट का निकाला ना, इलेक्ट्रोलाइट वाले मेथड से, इलेक्ट्रोलाइट का सेल का, ठीक है ना, तो वही रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से चाहिए। असल में यहाँ पर आपको अपैरेटस दिखाता हूँ। अगर ये ए एंड ले रहा हूँ और इसको बी एंड ले लेते हैं, यहाँ से एक सेल होगा, एक और सेल होगा, टू वे की होगा, यहाँ से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है, यहाँ से जॉकी, ठीक है ना, ऐसे J1 J2, दो अलग अलग पॉइंट पर नल पॉइंट अचीव होगा एक बारी। अच्छा, यहाँ से ऑक्सिलरी बैटरी भी कनेक्ट होता है, मेन बैटरी, और यहाँ से आपका की होता है, यहाँ से आपका रियोस्टेट भी कनेक्ट होता है। ध्यान से देखोगे आप तो एक बारी E1 को इस K1 की1 को बंद करूंगा, एक बारी K2 को बंद करूंगा, पहले E1 काम में आएगा फिर E2। तो इनका जब कंपैरिजन कर रहे होंगे तो कंपैरिजन में इनका रेशियो कुछ इस तरीके से आता है, L1/L2। ये है इनका कंपैरिजन, क्योंकि यहाँ पर नल पॉइंट अचीव करना होता है, तो ये करीबन इनका रेशियो ऐसे आ रहा होता है। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं, जनरली हमने ये निकाला था E/V-1 इंटू कैपिटल R। अब हेयर एक ही सेल होता है, एक ही सेल एक बार बंद करता है तो एक बारी सर्किट ओपन रहता है, एक बारी सर्किट क्लोज रहता है। तो यहाँ पर R जो रहता है वो आपका L1/L2 -1 इंटू R रहता है, ठीक है ना। ये आपका एक्सप्रेशंस थे। अच्छा पार्टी, इसी के साथ, अच्छा यहाँ पर आपका स्केल लगा होगा, इसी के साथ यार चैप्टर 3 को भी एक क्विक शॉट, एक क्विकली वन कैप मतलब क्विकली रिकैप करा हमने फॉर्मूलाज वाइज। तो कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको 2 में कर देना और आपका बहुत जल्दी ये चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी होगी तो यार सपोर्ट जरूर करना है इस वीडियो को। बाकी मैं आपसे मिलूंगा आपके चैप्टर 4 वाली वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा पार्टी, ऑल द बेस्ट, बाय और यस, जय हिंद।